बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। अच्छा बच्चों, ये प्लेलिस्ट आपको शो हो रहा है, ये सिर्फ आप लोगों के पीबीए के लिए इतनी स्ट्रगल हो रही है, इतनी मेहनत हो रही है। आपको पीबीए के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और आपकी जो तैयारी है उसको मैक्सिमम बनाने के लिए इतनी जो स्ट्रगल है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली गाजियन जोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल को सर्च करके आप इस प्लेलिस्ट को जो है ना आप एक्सेस कर सकते हैं, जो कि मैंने वहां पे आपको दे दी है बच्चों। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों हमने अपने 5 पूरे प्रैक्टिकल पहले कर लिए, तो अब हम अपने छठे प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप है आप लोग जो है ना प्रीवियस प्रैक्टिकल देख चुके हो। अगर नहीं देखा तो आप लोगों ने दोबारा जाके विजिट कर लें। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे भी लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा बच्चों, हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस मैक्सिमम प्रैक्टिस है। ठीक है, मैक्सिमम प्रैक्टिस है, और उसके लिए मैं मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, ठीक है, मैक्सिमम बच्चों जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहाँ पे भी करवा रहा हूँ, और मुझसे हो सके तो मैं आप लोगों को जो नोट्स वगैरह हैं वो वहां से भी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो आप लोग जो ग्रुप है उसको लाजमी ज्वाइन कर लो बच्चों। ये नंबर है 0304406718 बच्चों, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद कुछ बच्चे कहते हैं सर जी आप कौन से जो पीबीए है उससे करवा रहे हैं ये प्रैक्टिकल? तो बच्चे वो मिक्स है। ठीक है, मैं अपनी सारी क्रेडिट मैं खुद नहीं ले जाना चाहता इतनी स्ट्रगल करके। तो बच्चों मिक्स है। अब इसमें फॉर एग्जांपल अब हम प्रैक्टिकल 6 की बात करें, यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चन दिए। अब इस 6 में से 2 मेरे हैं, और जो 4 हैं वो फिर डिफरेंट बुक्स वगैरह से हैं। अब वो डिफरेंट बुक्स वगैरह में फिर बच्चों वो कॉलेज वाली बुक आ जाती है। ठीक है, कॉलेज बुक आ जाती है, इसी तरीके से स्कॉलर आ जाती है। और उसके बाद इसी तरीके से फिर वो प्राइम ईयर की बात कर लें, ये मेरे ख्याल से वो 3 बुक्स हैं। ठीक है। अब मेन चीज क्या है कि इन सब बुक्स में किसी ना किसी हद तक डिफेक्ट्स पाई जाती हैं, उस तरीके से प्रॉपरली इन्होंने प्रैक्टिकल नहीं दिए हुए। अब मुझे जो चीज ज्यादा अच्छी लगी कॉलेज की वो ये है कि इस वजह से कि उसमें ज्यादा डिटेल दिया हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद जो स्कॉलर वाले हैं वो ज्यादा प्रेफरेबल हैं, क्योंकि उसमें जो असेसमेंट दिए होते हैं, मॉडल पेपर दिए होते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव है। और प्राइमियर की मुझे बहुत कम समझ आई है। इसमें बहुत कम ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं जो मतलब एक डिजाइन किए गए हैं, प्रिपरेशन के लिए डिजाइन किए गए हैं सही, लेकिन बहुत कम है। उसमें भी मैंने एक दो यहाँ से पिक किए। अलबत्ता अगर ये सारी क्वालिटीज को मिला के अगर कोई डिस्क्राइब की जाए तो वो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे वो आपको गाजिन जोलॉजिस्ट ये प्लेटफॉर्म बता रही है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या चीज है? देखो बच्चों, हमारा मैंने पर्पस भी बता दिया, सारा कुछ बता दिया। अब हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, हमारा जो प्रैक्टिकल है वो ये कौन सा है, क्या करना है इसमें मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है कि हाउ मच अ बैक्टीरिया शो सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस टू अ पार्टिकुलर एंटीबायोटिक बाय डिस्क डिफियन मेथड। कि डिस्क डिफियन मेथड के तहत आपने ये प्रूफ करना है, बताना है कि कौन सा बैक्टीरिया कितनी रेजिस्टेंस को शो करता है। अच्छा सर जी, सर जी कहीं बल्कि सर इन बच्चों ने पढ़ा ही नहीं है वो डिस्क फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, तो ये डिस्क डिफियन मेथड की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा ठीक है सर जी, ओके, हमें क्या तैयार करना है बच्चों? आप लोगों ने एंटीबायोटिक्स और उसकी टाइप्स को तैयार करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब उसके बाद फिर आपने इसी चीज को मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स को याद करना है। अब उसके बाद हाउ बैक्टीरिया शो रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, ये भी आपने क्वेश्चन याद करना है। अब उसके बाद फिर ये डिस्क डिफियन मेथोड लिखा हुआ है, सॉरी, या किर्बी बोर्ड टेस्ट भी आप इसे कहते हो, ये आपने तैयार करना है। अच्छा बच्चों, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ कि एंटीबायोटिक की डेफिनेशन आई होप आप लोग खुद कर लोगे। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है इतने लेवल पे आके। मैं अगर बोलूँ कि व्हाट इज एंटीबायोटिक, ठीक है, कि ये प्रोटीन का बना होता है जो जर्म्स की ग्रोथ को रोकता है या उन्हें मारने के काम आता है, एटसेट्रा। अब उसके बाद फिर बच्चे क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है कि सिफेलोस्पोरिन्स हैं, टेट्रासाइक्लिन्स हैं, ठीक है, सल्फोनामाइड्स हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन इस तरीके से आप लोगों ने उसको अच्छे से देख लेनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी एक शो करूंगा आपको, ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला दिया हुआ है, तो ये उससे बेहतर है कि आप लोग खुद अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, मैं इसके बारे में भी बताता हूँ बाद में। अच्छा, अब उसके बाद फिर आपने ये क्वेश्चन है कि हाउ बैक्टीरिया शो रेजिस्टेंस, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप लोगों ने बच्चों इसको क्या करना है, तैयार करना है।
ठीक है। अब उसके बाद एंड में आता है ये डिस्क डिफ्यूजन मेथड। अच्छा, मैं डिस्क डिफ्यूजन मेथड को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ बच्चों। ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअली ये पेंसिलीन के बारे में बताया गया कि पेंसिलीन है, ये भी पेंसिलीन ब्लैक मैंने पेंसिलीन के नाम से बनाया था, सॉरी। ठीक है, पेंसिलीन है, ये भी पेंसिलीन, ये भी पेंसिलीन। अब बच्चे इनका इस साइड पे सोर्स दिया हुआ है कि पेंसिलीन का सोर्स क्या है कि ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है। अब उसके बाद मोड ऑफ एक्शन के हवाले से पेंसिलीन की अगर आप बात करें वो भी बैक्टीरियासाइडल है। अब इसके स्पेक्ट्रम की बात करें, नैरो स्पेक्ट्रम मतलब स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज होता है। अब मैकेनिज्म की बात करें कि इसमें क्या होती है, वो सेल वॉल इनहिबिशन होती है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन होती है, जिसमें आप कह सकते हैं कि इसमें सेल वॉल की फॉर्मेशन को रोका जाता है। बैक्टीरियल सेल बस्ट होता है ड्यू टू वीक सेल वॉल। ठीक है। अब इसी तरीके से फिर बाकी जो बच्चे जो ड्रग्स दिए हुए, फॉर एग्जांपल आप टेट्रासाइक्लिन को यहाँ से ले लें कि टेट्रासाइक्लिन ये क्या है कि मोड ऑफ एक्शन के हवाले से बात कर लें, बैक्टीरियोस्टेटिक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है और मल्टीप्लिकेशन से मतलब उनकी तादाद को बढ़ाने नहीं देता। अब इसी तरीके से ये देख लें कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज होता है, इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी जो बैक्टीरिया है। अब उसी तरीके से आप बात कर लें कि वाइड रेंज पे ये मतलब ज्यादा जो एक रेंज है आप बैक्टीरिया उस पर अटैक करता है। अब उसके बाद इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के तौर पर काम करता है। मतलब ये कि जो राइबोसोम वगैरह पैक करता है और उनकी जो प्रोटीन की प्रोडक्शन है वो क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। अब इसी तरीके से बच्चों फिर मजीद आप लोग चले जाएं तो सल्फानामाइड्स आ जाते हैं। ठीक है, सल्फानामाइड्स आ जाते हैं। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी गलती हो गई है, माफ कर दें। अच्छा, अब उसके बाद ये सल्फानामाइड्स है। अब ये सल्फानामाइड्स ये आ गया। अब सल्फानामाइड्स के हवाले से बात कर सकते हैं। ठीक है, कि इनके जो अब यहाँ पे बात करें कि ये सिंथेटिक होते हैं, मतलब इनको आप आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर सकते हैं, कंप्लीटली लैब मेड होती हैं, मतलब आप लैब वगैरह में बनाते हैं। नो नेचुरल ओरिजिन, मतलब नेचुरली ये प्रोड्यूस नहीं होती। अब उसके बाद फिर क्या है कि मेटाबॉलिक पाथवे को इनहिबिट करते हैं, आपके ये जो एंजाइम सिस्टम है बैक्टीरिया वगैरह के, जर्म्स वगैरह के, उनको ब्लॉक करते हैं। अब इससे जो इनके एसेंशियल एक्शन है जो एंजाइम बैक्टीरिया की बॉडी में होते हैं उसको रोकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तीन समथिंग कुछ मेडिसिन की हमने बात की है, एंटीबायोटिक्स की बात की है। अलबत्ता आपने प्रॉपर ग्रुप्स को लेके चलना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था सल्फानामाइड्स है। ठीक है, सल्फा ड्रग्स भी आप इनको कह सकते हो। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने सिफेलोस्पोरिन्स की भी बात करनी है, सिफेलोस्पोरिन की भी बात करनी है, स्पोरिन। और उसके बाद फिर टेट्रा जो साइक्लिन है, टेट्रा साइक्लिन है, उसकी भी आपने क्या करनी है, बात करनी है। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद फिर मैं आता हूँ इस डिस्क डिफ्यूजन मेथड की तरफ। आई होप मैं वहां तक यहाँ तक मैं अच्छे से समझा पाया हूँ कि क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो मैं डिस्क डिफ्यूजन मेथड की बात करता हूँ। देखो बच्चों, कोई मसला नहीं है, बड़ा सा सीधा सीधा सिंपल ये प्रैक्टिकल है। मैं डिटेल्स लेके चलता हूँ। देखो बच्चों, मेन चीज पता है क्या करना है। मेन चीज ये है कि फॉर एग्जांपल आपने ये एक प्लेट ले लिया। अब इस प्लेट के अंदर डालना है आपने एगर वगैरह का जो मतलब एगर एगर आप डाल देते हो, एगर। अब वो एगर एक्चुअली हम कौन सा डालते हैं, ठीक है, वो आपकी बुक में भी कहीं लिखा हुआ है। चले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिकल राइट करने के लिए, हाँ, मुलर हैंटन एगर आप लोगों ने यूज करना है। कौन सा? म्यूलर हैंटन हैंटन ठीक है, एगर आप लोगों ने यूज करना है। अब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, एक तो ये है कि इसकी जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है वो ज्यादा है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ज्यादा है। और उसके बाद जो ये है कि ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो मतलब ये कि ये थिकनेस वगैरह नहीं काज करता कि एक साइड पे थिक है दूसरे साइड पे थिक नहीं है। ये प्रॉपरली मतलब अलाउ करता है आपके एंटीबायोटिक डिफ्यूजन को। ठीक है, एंटीबायोटिक डिफ्यूजन क्या होती है इसमें, अच्छी होती है। एंटीबायोटिक डिफ्यूजन इसमें अच्छी होती है। तो इस वजह से हम इस जो एगर एगर मीडियम है इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है कि इसमें फिर फर्दर जो है ना स्टार्च भी मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? स्टार्च भी मौजूद होता है। अब जो टॉक्सिन्स वगैरह को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को। ठीक है, बैक्टीरियल टॉक्सिन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है सर जी, ये जो आपने बताया वो हमने समझ लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट बच्चे क्या करना है कि आपने यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को इवनली प्रॉपरली सेपरेट करना है। ये क्या आ गया, ऑर्गेनिज्म आ गया, बल्कि हाँ ठीक है, आप ऑर्गेनिज्म को वो कर दें। ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या है, अब दो चीजें हैं। या तो आप बने बनाए क्या कर दें, जो डिस्क है वो ऐड कर दें। यूजुअली यही होता है कि हम इसके अंदर जो डिस्क है ना, इस तरीके से हम क्या करते हैं, चले मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ
कि ठीक है कि इस तरीके से बच्चे ये हमारा क्या है कि ये मीडियम है। अब इस मीडियम में हम क्या करते हैं बच्चे कि वो जो हमारे डिस्क हैं, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं, वो हम फैला देते हैं इस तरीके से। अब ये आपका एंटीबायोटिक ए हो गया, ये एंटीबायोटिक बी हो गया और ये सी हो गया। अब हमने क्या कर दिया, इनके डिस्क बना दिए। अब यूजुअली क्या होता है कि मैं यहाँ पे इसको बना रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे भी आप वैसे बना हुआ है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अब देखें बच्चे जो ए वाला है, अब ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पे मैंने ए बना दिया ये वाला। अब ए का एक इतना सा डिस्टेंस आ गया, जोन आ गया, ये इसने कवर कर लिया। और इधर से बच्चों ये जो है ना ये बी बन गया, और उसके बाद ये आप कह लें सी। अब बच्चे अब देखें आपको डिफरेंट, जाहिर सी बात है ए बी सी डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं, और बैक्टीरिया ने क्या, जाहिर सी बात है कि आपने उनको बैक्टीरिया में मतलब एगर मीडियम में डाला जहाँ पे बहुत सारे क्या मौजूद हैं, बैक्टीरिया मौजूद हैं। अब इससे क्या होगा, जब बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद हैं तब उनकी जो ग्रोथ है वो क्या होने लग जाएगी, जहाँ पे एंटीबायोटिक्स हैं वहां से मतलब वो हटने लग जाएंगे। क्यों? क्यों एंटीबायोटिक जो है ना उनकी क्या करता है, उस एरिया जहां जहां पे मतलब इस एरिया पे वो जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो नहीं ग्रो कर पाएंगे उस एंटीबायोटिक की वजह से। ठीक है, अब जिसका ये जो रेंज है ये जितना ज्यादा होगा ये वाला रेंज, इसका मतलब वो उतना ही एंटीबायोटिक इफेक्टिव है, बैक्टीरिया उससे उतना ही दूर भागते हैं। अब जिसका ये जो ये रेंज है ये छोटा है, इसका क्या मतलब है कि ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, अब इस जोन को एक्चुअली हम नाम देते हैं बच्चों जोन ऑफ इनहिबिशन, जोन ऑफ इनहिबिशन। अब जोन ऑफ इनहिबिशन का क्या मतलब है कि ये वो जोन है जहां पे एंटीबायोटिक ने आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका हुआ है। आई होप मैं बात को समझा पाया हूं कि जोन ऑफ इनहिबिशन क्या है, कि ये वो जोन है जहां पे एंटीबायोटिक ने क्या किया, आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका हुआ है। अब जिसका जितना जोन ऑफ इनहिबिशन होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, इफेक्टिव होगा। आई होप बात समझ में आ गई। अब फिर बच्चों हम कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज, मेजर इसका प्रोसीजर यही है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, नेक्स्ट बच्चे हम कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, उनमें एक है बच्चों सस्पेक्टिबल, सॉरी ससेप्टिबल, ससेप्टिबल। अच्छा, अब उसके बाद सेकंड बच्चे हम यूज करते हैं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। और बच्चे थर्ड जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं वो है रेजिस्टेंट। कौन सा? रेजिस्टेंट। ठीक है सर जी, आप बता दें ये होते क्या है। बच्चों जो ससेप्टिबल है, उस ससेप्टिबल का मतलब क्या है कि ये एक्चुअली आप कह लें कि हार्मफुल है फॉर बैक्टीरिया। क्या है? हार्मफुल फॉर बैक्टीरिया, इससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक सकती है या बैक्टीरिया को मारा जा सकता है। अब रेजिस्टेंट का मतलब ये क्या है कि बैक्टीरिया यहाँ पे आपका जो आप कह लें कि लेस इफेक्टिव या नॉट इफेक्टिव, आप कह लें कि बैक्टीरिया इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है, इस वजह से आप कह सकते हो कि ये इतना ज्यादा इफेक्टिव, इतना ज्यादा नॉट इफेक्टिव, ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोग ये बात भी समझ गए। अब उसके बाद नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट शो करता है कि एवरेज है। क्या है? एवरेज है। तो ये वो मेजर टर्मिनोलॉजीज थी जो मैंने यहाँ पे आपको बताई, और आई होप आप लोग इन चीजों को समझ गए हो। अब बच्चे उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि ये स्टेराइल न्यूट्रिएंट एगर मीडिया है। अब इसमें आपने अपने ऑर्गेनिज्म को डाल दिया बीच में, अब ऑर्गेनिज्म डाल दिया। अब उसके बाद ऑर्गेनिज्म स्ट्रीक आंदा मतलब जो स्टेराइल न्यूट्रिएंट एगर मीडियम है इस पे आप लोगों ने डाल दिया। अब उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या कर दिए, इसके अंदर ये एंटीबायोटिक जो डिस्क है जो यहाँ पे हैं ये आपने ऐड कर दिए। अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद ये हुआ कि जाहिर सी बात है एंटीबायोटिक है, उसने अपना असर शो करना था। अब जैसे ये देखें कि इसने जोन ऑफ इनहिबिशन क्रिएट कर दिया अपना, जिसको आप कह रहे ससेप्टिबल है, मतलब ये इफेक्टिव है, हार्मफुल है फॉर द बैक्टीरिया। अब इस वजह से बैक्टीरिया उसके जोन से हट गए। लेकिन दूसरे आप इन दोनों की बात कर ले कि जहां पे जैसे आपने पहले छोड़ा था अभी वो वैसे है, तो क्या मतलब है कि अब बैक्टीरिया ने इनको रेजिस्टेंस शो किया और इस वजह से ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अब दूसरी तरफ बच्चे आप बात कर ले इसकी, अब ये क्या है कि ये इंटरमीडिएट है, मतलब एवरेज जो रिस्पॉन्स है वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब ये बच्चे जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं वो एक्चुअली कितने जो आपने एंटीबायोटिक ऐड किया उसके 18 आवर्स बाद, उससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है, तो टाइम चेंज हो सकता है। ठीक है, तो बच्चे ये वो एक्सपेरिमेंट है जो मैंने आपको समझा दिया। इस आपका डिस्क डिफियन मेथड क्या चीज है, या किर्बी जो बोअर टेस्ट है वो क्या चीज है। अब मेन चीज आता है इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना, हमारा क्वेश्चन टाइम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हमारा बच्चों क्वेश्चन टाइम स्टार्ट हो जाता है, क्वेश्चन टाइम।
अच्छा सर जी, सर जी, सर जी, सर जी, सबसे मुश्किल क्वेश्चन होते हैं ये, अज़ाब होता है इनको सॉल्व करना। चले कोई मसला नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, तुम कदम बढ़ाओ बस। बस पीछे नहीं देखना, ये ना हो कि पीछे देखना और मैं हूं ना वहां पे। चलो खैर। अब अच्छा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक फार्मासिस्ट इज स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ वेरियस एंटीबायोटिक ऑन वेरियस बैक्टीरिया, कि भाई डिफरेंट एंटीबायोटिक है उसके पास, वो डिफरेंट बैक्टीरिया पे उनको टेस्ट कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है एंटीबायोटिक के इफेक्ट को बैक्टीरिया पे स्टडी कर रहा है। अब उसके लिए उसने एगर जो मीडियम यूज किया वो मुलर हंटन एगर प्लेट्स यूज किए। अब द ऑब्जर्वेशंस आर केयरफुली टेबुलेटेड एज शोन इन द फॉलोइंग, और यहाँ पे ये दिए हुए हैं। अब बच्चे बैक्टीरिया, डिफरेंट बैक्टीरिया दिया हुआ है, इकोलाई है, नमोकोकस है, साल्मोनेला टाइफी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। आपका एंटीबायोटिक कौन सा है? एम्पिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, पेनिसिलिन है और सिप्रोफ्लेक्सासिन है। अब देखो, अब देखें यूजुअली क्या बात की गई है कि अब इकोलाई है, इकोलाई के लिए उन्होंने 4 एंटीबायोटिक यूज किए। क्या किए? अब ये इकोलाई है, इस इकोलाई के लिए उन्होंने एंटीबायोटिक 4 यूज किए। अब वो आपका एम्पिसिलिन है, वो आपका दूसरा टेट्रासाइक्लिन है, तीसरा पेनिसिलिन और चौथा क्या है? वो आपका सिप्रोफ्लेक्सासिन है। अब ये आपको शो हो रहा है एक। अब इसमें जो बच्चों आपका एम्पिसिलिन है उसने जो मतलब जोन ऑफ इनहिबिशन क्रिएट किया वो 8 वाला, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 8 वाला। अब दूसरा जो टेट्रासाइक्लिन है उसकी जो जोन ऑफ इनहिबिशन है सेकंड है वो 10 मिलीमीटर है, जो कि ये है। अब थर्ड बच्चे क्या है आपका? ये पेंसिलिन है जो 13 मतलब जो 13 मिलीमीटर है वो जोन ऑफ इनहिबिशन है। और उसके बाद सिप्रोफ्लेक्सासिन है जो कि फोर्थ नंबर पे, और ये 15 मिलीमीटर जोन ऑफ इनहिबिशन शो कर रहा है। अब बच्चों सेम आपका नमूनिया का है, साल्मोनेला टाइफी का है और माइकोबैक्टीरियम का जो यहाँ पे आपको शो दिया किया गया। तो इस तरीके से एक दफा, अब मैं उस चीज को एक एक को बता नहीं रहा, लेकिन आप लोगों ने एक एक दफा सबको इनको मैच करना है, इनको मैच करना है कि आप ये फॉर एग्जांपल ये वाला हो गया। अब उसके बाद जो दूसरा है वो ये वाला हो गया आपका, और तीसरा आप सीधा सीधा इधर ले आओ ये वाला। इनको आप लोगों ने एक दफा अच्छे से गौर से आप लोगों ने पढ़ना है। अब उसके बाद फिर आपने जाना है क्वेश्चन की तरफ जहां पे मैं चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने रीड किया हुआ है, मुझे पता है। एक दफा आप लोगों ने भी गौर कर लेना है कि कौन से क्या क्या चेंजेस आई हैं, किसकी कितनी दी हुई है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों अब हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट है कि विच टू एंटीबायोटिक सीम टू बी मोर इफेक्टिव अगेंस्ट नमोकोकस और साल्मोनेला टाइफी, कौन से ज्यादा इफेक्टिव है? चलें बताओ जी। ओके जी, कौन सा? मुश्किल ही नहीं है भाई, इफेक्टिव बताना है जो ज्यादा। देखिए मैंने बोला था कि जिसका जोन ऑफ इनहिबिशन ज्यादा होगा, लार्जर होगा, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो अब आपको दिए गए दो बैक्टीरिया आपको दिए गए, एक वो नमोकोकस और दूसरा साल्मोनेला टाइफी। इनके अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव कौन है? पहली पहली बात तो ये बात कर लें कि ये सिप्रोफ्लेक्सासिन है, और दूसरा क्या है? सल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट आपका मतलब एक तो मतलब ये आपका कंफर्म है कि एक तो आपका कौन सा यूज होगा? वो आपका सिप्रोफ्लेक्सासिन यूज होगा, फ्लेक्सासिन, क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव है, वो सबके लिए है। लेकिन जब उन्होंने दो की बात की तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखो कि इन दोनों के अगेंस्ट क्या वो ज्यादा इफेक्टिव है, फ्लेक्सासिन। ठीक है, फ्लेक्सासिन। अब सेकंड क्या चीज है कि सेकंड ये है कि साल्मोनेला टाइफी के लिए दूसरा कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है? तो ये वाला आप इसकी बात कर लें ये। ठीक है, तो ये इसकी बात अगर आप कर लें तो वो ये जो ये है, ये अब ये जो ये रीडिंग्स है ये ज्यादा इफेक्टिव है। तो सेकंड अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो आप ये लिख लें कि सेकंड कौन सा है? वो पेनिसिलिन है। अब ये क्या है? वो कह रहे हैं कि ये ज्यादा इफेक्टिव है। जी सर, बड़ा इजी क्वेश्चन, खुद आप सॉल्व कर रहे हैं ना, कोई मसला नहीं। अब उसके बाद विच एंटीबायोटिक एक्ट एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड वाई। अब देखिए जरा, अगर आप गौर करें, आप ये जो सिप्रोफ्लेक्सासिन है, अब इसमें जो जोन ऑफ इनहिबिशन देखें, 15, 15, 17, 13, मतलब हर एक के अगेंस्ट प्रॉपरली यूज हो रहा है। तो वो बच्चे आपका यही आपका क्या होगा कि इसमें जो जोन ऑफ इनहिबिशन है वो ज्यादा बन रही है, लार्जर बन रही है, कि जोन ऑफ इनहिबिशन इसमें क्या है? लार्जर है। ठीक है, ग्रेटर है। अब इसी वजह से क्या आप यूज कर सकते हैं कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और इसको ज्यादा बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। एक चीज बच्चों मैं भूल गया हूं आपको कहना कि आप लोग जो ना रजिस्टर आप लोग यूज करें। ठीक है, रजिस्टर साथ में उठाएं, पेन उठाएं, साथ में लिखते जाएं, भाई प्रैक्टिस करते जाएं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब विच बैक्टीरिया इज मोर रेजिस्टेंट देन अदर, कि कौन सा बैक्टीरिया है जो ज्यादा रेजिस्टेंस शो करता है दूसरों की बनिस्बत? अच्छा, अब चॉइस मैं आपको दूंगा। अब चॉइस में आपका एक माइकोबैक्टीरियम है, दूसरा इकोलाई है। अब इसको कंपेयर करो,
इन दोनों में से जो ज्यादा जिसकी जोन ऑफ इनहिबिशन वैल्यू कम होगी, अब जैसे ये देखो यहाँ पे 6 और 8, तो इस केस में आपका माइकोबैक्टीरियम हो गया। अब उसके बाद 8 और 10, इस केस में फिर माइकोबैक्टीरियम हो गया। और पेंसिलिन के केस में 10 और 13 फिर माइकोबैक्टीरियम हो गया। तो मतलब क्या, आपका जो माइकोबैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, चले मैं माइकोबैक्टीरियम पूरा लिख लेता हूँ, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, और टीबी ट्यूबरकुलोसिस, अब ये क्या ज्यादा इफेक्टिव है, ये क्या है, ज्यादा इफेक्टिव। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपको कौन सी रीडिंग थोड़ी अजीब शो होती है, कि विच रीडिंग सीम्स टू बी एनोमोलस, कि इनमें से आपको कौन सी रीडिंग एनोमोलस शो हो रही है। अब एक्चुअली बच्चे थोड़ा, अगर आपके पास जनरल नॉलेज होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यूजुअली टेबल से दिया गया होता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी थोड़ा जनरल नॉलेज है। अब एक्चुअली जो इकोलाई है ना, इकोलाई के अगेंस्ट हर एंटीबायोटिक इफेक्टिव है, उसका जोन ऑफ इनहिबिशन अच्छा आता है। लेकिन यहाँ पे एम्पिसिलिन की केस में इसका जोन ऑफ इनहिबिशन कम है। ये एक एनोमोलस रीडिंग है कि इकोलाई क्या है बच्चों, कि इसके अगेंस्ट ये मतलब ये कि एनी एंटीबायोटिक आप इसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, एनी एंटीबायोटिक, उसका जोन ऑफ इनहिबिशन अच्छा आएगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या है कि कम आ रहा है। तो ये एक आपके लिए एनोमोलस रीडिंग है। आई होप आप लोगों ने इस चीज को लिख लिया होगा। चलें जी सर जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी हम करते हैं, छोड़ें आप ना बताएं, ठीक है, मैं कहता हूँ आप लोग करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, सोचो जरा इसके बारे में क्या आएगा। ओहो सर जी नहीं सॉल्व हो रहा, छोड़े, रहने दें सर, आप ही कर दें। मेरी एक स्टूडेंट है जो कहती आप ही करवा दे सर। तो बच्चों स्टेटमेंट वही है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ लो। आप लोग जस्ट यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपको एंटीबायोटिक्स दी गई हैं, ठीक है, ये 5 एंटीबायोटिक्स दी गई हैं। और यहाँ पे आपको बैक्टीरियल कल्चर दिया गया है, साल्मोनेला टाइफोसा है, और ये सी ब्यूटोलिनम है, और इसी तरीके से ये सी टेटनी है, ठीक है। अब ये आपको दिए गए हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ये आपको जोन ऑफ इनहिबिशन इनके दिए हुए हैं, ये जोन ऑफ इनहिबिशन है, आई होप आप लोग इनको रीड कर लेंगे। अब उसके बाद मैं ज्यादा रीडिंग की तरफ चल रहा हूँ, एंटीबायोटिक्स के मतलब इनके आंसर्स की तरफ चल रहा हूँ, क्वेश्चंस की तरफ चल रहा हूँ कि विच टू एंटीबायोटिक आर मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट साल्मोनेला, सॉरी हाँ, टाइफोसा एंड सी ब्यूटोलिनम। अब कौन सी एंटीबायोटिक ज्यादा इफेक्टिव है इन दोनों के अगेंस्ट, जरा सोचो, सोचो कि जिसकी जोन ऑफ इनहिबिशन ज्यादा होगी। ये देखें, अब यहाँ पे ये साल्मोनेला टाइफोसा है। अब इसमें इन ये सारे एंटीबायोटिक्स दिए गए, अब इन सब एंटीबायोटिक्स में किसका जोन ऑफ इनहिबिशन ज्यादा है। तो आप लोग एग्जैक्टली यही बोलोगे कि सर जी जो एमोक्सिलिन है, एमोक्सिलिन की जो मतलब जो ज्यादा इफेक्टिव है वो क्या है, साल्मोनेला टाइफोसा के केस में आपका क्या हो जाएगा, एमोक्सिलिन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो जोन ऑफ इनहिबिशन है वो सबसे ज्यादा आया। अच्छा, अब फिर इसके बारे में बताओ सेकंड का अगर आप देखें यहाँ पे ये लास्ट वे, ये सल्फा डायाजीन, ठीक है, ये सल्फा डायाजीन, सल्फा डायाजीन, अब ये ज्यादा इफेक्टिव आ रहा है। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि विच एंटीबायोटिक आर मोर ससेप्टिबल, ससेप्टिबल का मतलब हार्मफुल होती है टू द बैक्टीरिया, और इंटरमीडिएट टू द बैक्टीरिया। अब जो मोर है तो उसकी बात हम कर चुके हैं कि आपके जो बैक्टीरिया है उसको ज्यादा ससेप्टिबल कौन है, एक तो ये मॉक्सिलिन है, और दूसरा कौन सा है आपका, ये जो सल्फा है वो है, ठीक है, और स्पेशली वो किन के लिए वो भी आपने अभी देख लिया, ठीक है। तो ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जो आपके ससेप्टिबल के केस में आ जाते हैं। और उसके बाद फिर आपने बात करनी है इंटरमीडिएट की। तो इंटरमीडिएट के केस में अगर आप बात कर लें, मेफिनेट की बात कर लें, इंटरमीडिएट के केस में किसकी बात कर लें, मेफिनेट की बात कर लें, जो एवरेज है, जो क्या है एवरेज है। अब वो कितना है आपके सामने है, ठीक है, वो कितना है, वो 7 7, ये देखें 7 7 और उसके बाद 8, तो ये एवरेज रीडिंग आई है। तो मैं समझता हूँ कि आपका मैफनेट क्या है, वो एक इंटरमीडिएट रीडिंग में आता है। अच्छा, अब उसके बाद जरा सोचो, ये क्वेश्चन आप लोगों पे मैंने छोड़ा है कि विच बैक्टीरिया इज मोर रेजिस्टेंस टू डोऑक्सीसाइक्लिन एंड इमोक्सिलिन
देन द अदर्स। मतलब ये कि कौन से बैक्टीरिया है जो आपके इमोक्सिलिन को रेजिस्टेंस शो करते हैं और साथ में डोऑक्सिलिन को रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो सर जी मैंने ढूंढ लिया सर। क्या ढूंढ लिया सर जी? एक देखो ये वाला, ये कि जो डोऑक्सीसाइक्लिन है सर, वो साल्मोनेला टाइफी उसको रेजिस्टेंस शो करता है। ठीक है, मैंने कहा क्या बात है यार, आपने आपने तो ढूंढ लिया। ठीक है, क्या है? एस टाइफी आप लोग कह सकते हैं, टाइफोसा, सॉरी, टाइफोसा। अच्छा, अब उसके बाद इमोक्सिलिन के लिए कौन सा है? इमोक्सिलिन के लिए कौन सा है? ये देखो, ये आपका सी क्या है? सी बोटुलिनम। आई होप आप लोग समझ गए हो। अब उसके बाद ठीक है, ये भी हमने बोला, जस्टिफाई आंसर भी दिया कि जोन ऑफ इनहिबिशन इनकी सबसे कम है, इस वजह से क्या है, और जोन ऑफ इनहिबिशन की वैल्यू भी लिखनी है। तो आई होप यहाँ से फिर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद, डू यू थिंक एनी एनिमोलस रीडिंग रिलेटेड टू द सी बोटोलिनियम? कि कोई ऐसी रीडिंग है जो एनोमोलस है, अजीब है, जो आप जिस पे आपको भरोसा ना हो रहा हो? जी सर, मुझे तो हो गई है। अब वो कौन सी है? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अब वो कैसे? देखो सर जी, 3 है, एक्सेप्टेबल है सर जी, 3 है, चलो खैर है। 3 से 6 भी हो सकता है, एक्सेप्टेबल है। 7 भी हो सकता है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये 27 एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। 8 से सीधा सीधा जंप करके 27 उस पे जा रहा है। तो ये हमारे लिए एक जो एनोमोलस रीडिंग है कि उसकी जो जोन ऑफ इनहिबिशन है, ठीक है, इन केस ऑफ सल्फा जो डायाजीन है। अब इस केस में जो इसकी जो रीडिंग आई है, जोन ऑफ इनहिबिशन आई है, वो जो जोन ऑफ इनहिबिशन क्या है, वो 27 जो मिलीमीटर है, वो हमारे लिए बर्दाश्तेबल नहीं है। अब उसके बाद बच्चों, ये टेबल दिया है, इससे हमने बार चार्ट बनाया, बार चार्ट। तो अब इस चीज को भी आप लोग देख लीजिएगा। अब जैसे इमोक्सिलिन है, इमोक्सिलिन के लिए आपका जो सल्मोनेला टाइफी है, उसके केस में ये 22 आ गया। अब उसके बाद फिर आपका जो सी ब्यूटिलिनम है, वो बच्चे उसकी वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई। उसके बाद दूसरे वाला जो है, इसकी जो वैल्यू है वो ये 12 आ गई। तो इस तरीके से बाकी सबको हमने अरेंज करके क्या कर दिया, जो मल्टीपल बार है वो हमने बना लिया। तो इस तरीके से इस चीज का प्रैक्टिस आप लोग भी कर सकते हैं। ओके सर जी। सर जी, अब तो हम कर ही लेंगे पूरे दो जो कर लिए हैं। अच्छा, जो दो कर लिए तो फिर करो ये। बच्चों, डाटा आप लोगों ने पढ़ना है, स्टेटमेंट आप लोगों ने लाजमी पढ़नी है। ये स्टेटमेंट आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ, पढ़ के मैंने, जहरी सी बात है, आपको प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, तो मैंने मैंने भी देखे होंगे ना। ताकि मैं ऐसे आके आबड़ घुतू जो कुछ बोल दूं, तुम लोग पागल हो जाओगे, सर क्या कह रहे हैं। हाँ, तो जाहिर सी बात है, मैंने देखे हैं। मैं उसकी बेस पे आपको आंसर भी दे रहा हूँ, मैंने पढ़ा भी है, रीडिंग भी की है। तो पहली बात तो ये कि आपने एक वीडियो को पास करके, वीडियो, ठीक है, मेरी वालदा कहती है वीडियो, तो वीडियो को पास करके क्या करना है, आप लोगों ने स्टेटमेंट पढ़नी है। अच्छा, अब उसके बाद फिर आप लोग इस टेबल की तरफ आ जाओ कि बच्चों, ये आपको एंटीबायोटिक डिस्क दिए गए हैं, वो डिफरेंट बैक्टीरिया के हैं। अब वो कह रहा है कि जो ए एंटीबायोटिक डिस्क है, वो जोन ऑफ इनहिबिशन शो कर रहा है 22 मिलीमीटर। और उसके बाद उसके लिए जो स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड फॉर ससेप्टिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब 18 अगर उसका जोन मिलीमीटर जोन ऑफ इनहिबिशन है या इससे ज्यादा है, तो वो जो ड्रग है वो ससेप्टिबल है, मतलब आप उसको बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। अब वो हर जो बैक्टीरिया है, उसकी जो जोन ऑफ ससेप्टिबल रेंज है वो डिफरेंट है। अब उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि हम पहले दूसरे डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के साथ उसको कंपेयर कर चुके होते हैं। जब न्यू बना रहे होते हैं, तब हम कहते हैं कि इसकी जोन ऑफ इनहिबिशन एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए, तो ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है। अब जो बी है वो 12 है, और इसका जो ससेप्टिबल थ्रेशोल्ड लेवल है वो 15 है, या उससे ग्रेटर होना चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, थर्ड है आपका, जिसमें आप बात कर ले, जाहिर सी बात है वो रेजिस्टेंट शो कर रहा है, क्योंकि आपका जो जोन ऑफ इनहिबिशन है वो 12 है, और आपकी जो डिमांड है वो 15 है। तो अब इस बेस पे क्या है कि वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट शो करेगा उस आपके एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। अब थर्ड क्या है, सी है, जिसकी जोन ऑफ इनहिबिशन 0 है, और आपका थ्रेशोल्ड लेवल उसके अगेंस्ट 16 का यूज हुआ। अब जाहिर सी बात है यार, जोन ऑफ इनहिबिशन या थ्रेशोल्ड लेवल उसका बहुत ज्यादा है, और उसकी जो जोन ऑफ इनहिबिशन जो सी क्रिएट कर रहा है वो 0 है। अब इसकी बेस पे वो रेजिस्टेंट होगा। सही है, समझ आ गई। उसके बाद आपका डी है। अब डी जो है ना वो 15 है, मतलब उसका जो जोन ऑफ इनहिबिशन क्रिएट हो रहा है वो 15 है। उसके बाद और इसके लिए जो रिक्वायर्ड थी वो 14 है। अब मतलब क्या कि हमारी जोन ऑफ इनहिबिशन हमारी थ्रेशोल्ड लेवल से बड़ी हुई है। तो ठीक है भाई, ससेप्टेबल है, मतलब बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल है। ओके, समझ गए।
अब उसके बाद इसकी बेस पे आप लोगों ने करने आंसर्स। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे आंसर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। 3 आपको प्रैक्टिकल भी समझा दिया मैंने, इसी तरीके से 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिए, ये तीसरा है। मैं क्वेश्चन रीड करूँगा, मैं जस्ट आपको आंसर बताऊँगा, मज़ीद डिटेल में आप लोगों को आई होप पता होगा। अच्छा, अब उसके बाद आइडेंटिफाई व्हिच एंटीबायोटिक द बैक्टीरिया स्ट्रेन इज रेजिस्टेंट टू, कि किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट शो करता है, वो आपको पता है। वो आपका एंटीबायोटिक बी और सी है, और उसके पीछे रीजन भी मैंने आपको ये दे दिए, ये आपको पूरे के पूरे रीजन यहाँ पे दिए हुए। आई होप आप लोग को ये बात क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट ये है कि वाई म्यूलर जो हंटन एगर है वो स्पेसिफिकली यूज करते हैं। मैंने जब प्रैक्टिकल समझाया तो शुरू शुरू में इसके मैंने 3 बेनिफिट्स बताए थे। आई होप ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद ये यहाँ पे स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि जो ए और डी हैं वो दोनों आपको पता है बैक्टीरिया के लिए रेजिस्टेंट, मतलब सॉरी ए और डी वो ससेप्टिबल है, बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल है। तो वो कह रहे हैं कि अगर एक बंदा है, अगर उसको क्लास जो केमिकल एंटीबायोटिक्स ए है, मतलब उसकी क्लास से उसको एलर्जी फील होती है, एलर्जिक है, तब आप कौन सा यूज करेंगे? तब जाहिर सी बात है कि आपने डी यूज करना है। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि उसको ए दूं और उससे फिर उसको एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, अजाब अलग से पड़ जाए, नहीं। तो इसके लिए बेशक आपका जो इस केस में देखें कि ए का जोन ऑफ जो इनहिबिशन डायमीटर वो बेशक ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, फिर भी आप उसके अगेंस्ट क्या यूज करोगे? डी यूज करोगे। क्यों? क्योंकि उससे एक से एलर्जी है, उसको ए से एलर्जी है, बेशक उसका डायमीटर जोन ऑफ इनहिबिशन ज्यादा है, फिर भी आप किसका इस्तेमाल करोगे? डी का। क्यों? वजह क्या है कि अगर आपने ये इस्तेमाल किया तो वो आपके गले पड़ जाएगा, कि उसको एलर्जी हो जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद इसी तरीके से बच्चों, ये आपको दो जो ना नेक्स्ट पीबीए दिया हुआ है। अब बच्चे ये आपकी वो पीबीए का जो मतलब मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर सॉरी, अब ये मॉडल पेपर वाला पीबीए, ठीक है, मॉडल पेपर जो फेडरल बोर्ड का है। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप लोगों ने देखा भी हुआ है, प्रैक्टिस करके सॉल्व करना है। और इवन बच्चे आप लोग जो ना, अगर मसला हो जाए इसमें कोई मसला, तो वो मसला आप बच्चे आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को फौरन इसका रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है, अब सारी चीजें मैं बताऊंगा तो आप लोग कब रेडी हो गए। तो इसी वजह से मैं ये चाहता हूं कि इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, और मुझे इस नंबर पे ये जो दिया हुआ है, इस नंबर पे बच्चों आप लोगों ने मुझे ये शेयर कर देना है। और फिर भी ना समझ आई तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। करना क्या है, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को रीड करना है, ताकि आप लोगों का जो डर है, वो जो खौफ है इतने बड़े स्टेटमेंट से, डर खौफ जो है ना वो खत्म हो जाए। ठीक है, कोई कुछ नहीं लिखा हुआ, जस्ट स्टेटमेंट है, आपने रीड करनी है। उसके बाद यहाँ पे बच्चों ये रिप्लिकेट्स दिए गए, मतलब ये बैक्टीरिया की डिफरेंट कैटेगरीज दिए गए हैं, 5 डिफरेंट कैटेगरीज दिए गए हैं। और उसके अगेंस्ट ये कितने रीडिंग दिए हुए हैं, ये 5 जो ना आपके एंटीबायोटिक दिए हुए हैं। अब उसके बाद पांचवा छठा छठा जो ना आपको एक कंट्रोल ग्रुप एज अ कंपैरिजन के तौर पर यूज किया गया। अब मेन क्या चीज ढूंढना है कि आपके हाईएस्ट जो रिजल्ट्स है वो कहाँ कहाँ पे आए, जैसे ये बी आपको आ गया, यहाँ पे ये डी आ गया। अब उसके बाद आपको लोएस्ट रिजल्ट कहाँ पे, ये लोएस्ट रिजल्ट कहाँ पे मिले आपको, यहाँ पे आ गए। तो आई होप मैंने ज्यादातर चीजें आपको बता दी है, समझा दी है। तो आप इन्हीं चीज इस डाटा को कंपेयर करके आपने क्वेश्चन को आंसर करना है। अब सेम विद इट, इसको भी आपने वो करना है। आपसे ये एक्सपेरिमेंट दिया गया, ये वही एक्सपेरिमेंट है जिसकी मैंने बात की थी आप लोगों को। ठीक है, कि ये आपने वो म्यूलर जो हेंटन जो एगर है वो यूज किया है। अब उसके बाद फिर ये आप बैक्टीरिया की कल्चर को यहाँ पे ये ट्रेन कर रहे हैं, और उसके बाद फिर मतलब ग्रो करवा रहे हैं। उसके बाद ये आप डिस्क डाल रहे हैं, डिस्क लेबल्स भी मतलब ए बी सी के तौर पर आपने लेबल्स कर रहे हैं। अब उसके बाद फिर क्या है कि आपने इसको जो ना वो एक खास टेम्परेचर पे 37 टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं, आप इसको जो इंक्यूबेटर है उसके अंदर रख रहे हैं। अब फिर वही 18 आवर्स समथिंग इतने में आपको जो रिजल्ट है वो मिल जाएंगे, तो आपने रिजल्ट शो करने हैं। अब ये हम पहले पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें वो कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं। देखिए, टाइप ऑफ एंटीबायोटिक बच्चों आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जाहिर सी बात है वो आप पे मर्जी है कि आप कौन सा टाइप ऑफ एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ठीक है, इंडिपेंडेंट एंटीबायोटिक। अच्छा, अब उसके बाद इंडिपेंडेंट ये है जोन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जोन ऑफ इनहिबिशन, जोन ऑफ इनहिबिशन। कि वो जो जोन ऑफ इनहिबिशन आएगा वो कितना आएगा वो आप पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, अलबत्ता अगर स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक यूज करेंगे तो फिर जोन ऑफ इनहिबिशन उस हवाले से ज्यादा आएगी। अब उसके बाद अगर वो कह रहे हैं कि किसी एंटीबायोटिक डिस्क के अगेंस्ट के पास एक लार्जर डायमीटर होगा तो वो क्या चीज शो करेगा। आई होप ये भी बात क्लियर है। अब उसके बाद प्रिकॉशंस क्या हैं जब आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं रिलायबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए। अब कौन सा कल्चरल मीडियम आप यूज कर रहे हैं वो मैंने अभी बोला आपको, वो कौन सा म्यूलर जो हेंटन एगर है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। हेंटन जो एगर है उसका इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये यहाँ से ये प्रैक्टिकल क्लियर हो गया।
अच्छा बच्चों, अब उसके बाद नेक्स्ट आपका जो प्रैक्टिकल है, एक्चुअली जो मैं समझता हूँ ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे जो बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन इस तरह के मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है? तो आप लोग बड़े समझदार हो, समझ गए हो कि वो क्या-क्या कहता है, बड़े डैश हो बेटा, ठीक है? तो इस तरह का मैंने जो क्वेश्चन है वो बनाया है इसे, वो सिर्फ़ आप लोगों के लिए। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना इसको थोड़ा रीड करो, तब तक मैं जो है ना पानी पी लेता हूँ, मेरा गला बार-बार खुश्क हो जा रहा है, ठीक है? इतना ज़्यादा स्ट्रगल आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से रीड कर लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बड़े गौर से डिस्कस कर लिया होगा। शायद ये कुछ भी समझ नहीं आया, क्या देखा होगा हमने। कसम से पता नहीं कितने मुश्किल किस तरह के पीबी हमारे गले पड़े हुए हैं। 9th में आए तो भी हमने पीबीए की, 10th में आई तो भी हमने पीबीए की। सर जी हमारी जान छोड़ दे सर। ये पीबीए जब भी हम आए हैं कोई नया पीबीए इन्होंने अजाब हमारे लिए छोड़ा है। ऐसे ना अच्छे ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े तंग होते हैं। उनको समझ कुछ नहीं आ रही होती, फिर भी वो ज़लील हो रहे होते हैं, ख्वार हो रहे होते हैं। ठीक है? लाडले बच्चे होते हैं। चलिए खैर कोई मसला नहीं है। देखिए बच्चे वो पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 2021 में एमॉक्सिलिन की यूसेज कितनी है? 2022 में कितनी है? ये 2021 में एमॉक्सिलिन की जो डेली डोजेज है, डिफाइंड डेली डोजेज पर 100 100 इनहेबिटेंट्स, मतलब जो 1000 बंदे हैं उनको डेली बेस पे कितना एमॉक्सिलिन का जो डोजेज है, डोज है वो दिया गया। अब जैसे आपका जो 2021 है, तब कितना दिया गया? 14.2 दिया गया। 2022 में 15.5 दिया गया। 2023 में 18.1 दिया गया। 24 में कितना दिया गया? 16.8 दिया गया। अब उसके बाद 25 में कितना दिया गया? 15 दिया गया। ठीक है सर जी, समझ आ गई। ओके। अब उसके बाद उसका मिसयूज रेट, अब मतलब परसेंटेज में दिया गया। पहले 12% मिसयूज था, फिर 18% हो गया, फिर उसके बाद 25 हो गया, फिर कितना हो गया? 22, फिर क्या है? 15। अब उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता से, अब ज़ाहिर-सी बात है जब आप इमोक्सिलिन डोज़ेज है उसका मिसयूज़ कर रहे हो, एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हो, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर बैक्टीरिया रेज़िस्टेंट शो करेगा। कौन-सा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो बैक्टीरिया है वो रेज़िस्टेंट शो करेगा। तो अब वो कितना होगा? 8 है, फिर 12 है, फिर 19 है, फिर 24 है और उसके बाद क्या है? 26 है। अब ये क्या कर रहा है? बैक्टीरिया रेज़िस्टेंट शो कर रहा है। ठीक है जी, समझ आ गई। अच्छा, अच्छा सर। ओके, 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 ओके। अब हमें समझ आई सर जी। यहाँ पे हुआ क्या सर जी, कि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ऐस्ता-ऐस्ता से जो उसकी जो यूसेज है वो बढ़ रही है। ठीक है, यूसेज बढ़ रही है। फिर बाद में क्या हुआ कि उसको कंट्रोल कर दिया कि मैक्सिमम 18, फिर उसके बाद 16, फिर 15, मतलब उसको कम कर दिया गया। ओके, समझ आ गई है। उसके बाद क्या हुआ? मिसयूजेज रेट जैसे ये 12, 18, 25, अब वही जब आपने मिसयूजेज कम कर दिया तो उसकी फिर रेट भी कम होगी। ओके, समझ आ गई। अब उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, मतलब ये सर जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब उन्होंने एमोक्सिलिन को ज्यादा यूज करने लग गए तो उससे फिर उसकी परसेंटेज भी हमें पता चल गई। अगर सर जी हमें पता है कि जब हम उसका गलत इस्तेमाल करेंगे एंटीबायोटिक्स का, तो वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए वो खराब होगी। क्यों? क्योंकि सर जी वो तो रेजिस्टेंट शो करेगा ना बैक्टीरिया। ठीक है, मैं समझ गया हूँ, आप लोग सही कह रहे हो। अब उसके बाद क्या होता है? अब उसके बाद ये देखो, जैसे पहले 8% क्या था? रेजिस्टेंस रेट था बैक्टीरिया का। फिर कितना हुआ? 12 हुआ। फिर कितना हुआ? कितना हुआ बोलो? 19। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है? 24, फिर 20। ओ सर जी, हमने तो फिर कंट्रोल कर लिया था ना गलत इस्तेमाल, मिस यूज, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस क्यों बढ़ चुका है? अब इसका भी हम देखेंगे आगे। ठीक है, डन है, समझ, आई होप ये आपको समझ आ गई है कि मिस यूज रेट भी कंट्रोल कर लिया, एमोक्सिलिन की यूजेज है वो भी कम हो गई। अब उसके बाद फिर भी रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, हमारा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम। मैं इस चीज को समझाता हूँ आगे, या बहुत सारे बच्चे स्मार्ट है, समझ गए होंगे। अच्छा, अब उसके बाद सबसे पहले तो आपको ये बताया जा रहा है कि आइडेंटिफाई, पूछा जा रहा है कि द ईयर्स ड्यूरिंग विच द मिस यूज रेट वाज इंक्रीज्ड मोस्ट शार्पली, कि मोस्ट शार्पली किन ईयर्स में बढ़ा। देखिए बच्चे आप यहाँ पे देखें, इस इसकी बात करें, कंपेयर करें कि 12 से 18 6% बढ़ा है, मतलब 2021 में 6% बढ़ा है।
अब उसके बाद अगर आप 2022 में की बात करें, 2022 की, तो ये 12 से 18, ठीक है, और 18 से 25, तो 18 से 25 का मतलब ये कितना 7% बढ़ा है। तो अगर 2021 और 22 में जो मिस यूजेज रेट है, ठीक है, वो कितना हुआ, मेरे ख्याल से, सॉरी, 2022 और 23 होगा, ठीक है। 2022 में कितना हुआ, 6% होगा, ठीक है, मैं इस चीज को सॉरी इरेज करता हूँ कि 2022 में कितना होगा, 6% होगा, 2022 में 6% मिस यूजेज, और उसके बाद 2023 में कितना होगा, 7% मिस यूजेज होगा। तो ये तो आपको कहा जा रहा है कि उन्होंने मिस यूजेज किया। फिर उसके बाद 22 से 25 से जो 22 है वो मतलब फिर उन्होंने 3% मतलब आपका मिस यूज रेट था। फिर उसके बाद फिर तो मजीद कम हो गया, माइनस किस पे आया, 7 मिस यूजेज रेट पे आ गया, मतलब उसको कंट्रोल कर लिया गया। अच्छा, वो तो हमें समझ आ गई। हमारा क्वेश्चन ये था कि मिस यूजेज रेट किन ईयर्स में ज्यादा हुआ, वो तो हमने देख लिया, वो आपका 2022 और 2023 में हुआ। ओके, तो अब इसका वो आपका 2022 एंड 2020 जो 3 है वो आंसर आ गया। अब उसके बाद इन 2025 द यूजेज एंड मिस यूजेज डिक्लेन, कि भाई उसकी यूजेज भी कम हो गई, जैसे 18 से 16, 16 से फिर 15 पे आ गई, ठीक है, समझ आ गई। और उसके बाद रेजिस्टेंस रेट वो फिर भी बढ़ता रहा। अब ये मेजर रीजन क्या है, तो बच्चे उसके पीछे वजह ये है कि बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मेकअप है, जो रेजिस्टेंस जीन है, वो तो डेवलप हो चुका था ना। अब वो रेजिस्टेंस जीन जो बैक्टीरिया में मौजूद था वो कंटिन्यू ग्रो करता गया, जिससे बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दी। और सेकेंडली क्या कि उस वक्त बैक्टीरिया लैग फेज में थे, मतलब जाहिर सी बात है, लैग फेज का मतलब ग्रोथ फेज थी, बहुत सारे बैक्टीरिया रेजिस्टेंट प्रोड्यूस हो चुके थे। अब उन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से और मजीद रेजिस्टेंट बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो गए, तो इसकी बेस पे जो रेजिस्टेंस रेट है वो कम होने की बजाय बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंट जो जीन है वो डेवलप हो चुका था। और दूसरी बात यह कि उस वक्त बैक्टीरिया थे वो लैग फेज में थे, मतलब ये कि ग्रोथ फेज में थे, इतने सारे बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो चुके थे, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो चुके थे, उन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंट जीन मौजूद था, रेजिस्टेंट जीन मौजूद था। तो जब बहुत सारे बैक्टीरिया जिनके अंदर रेजिस्टेंट जीन मौजूद है वो ग्रो करेंगे, डबल होंगे, तो फिर देखो ना, बढ़ती जाएगी ना आहिस्ता आहिस्ता से रेजिस्टेंस। तो यही चीज है, तो इस वजह से वो बढ़ती गई। अच्छा, अब उसके बाद ये बताओ कि बेस्ड ऑन द डाटा डिटरमाइन वट एवर इज देयर इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन मिस यूज रेट एंड द रेजिस्टेंस रेट। तो बच्चे इसका पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्या मतलब है, आप लोगों ने मिस यूज किया, रेजिस्टेंस बढ़ता गया, ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है, कि आपका जो मिस यूज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, रेजिस्टेंस के, कि मिस यूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, कि आप लोगों ने मिस यूज किया और उससे जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो क्या होती गई, बढ़ती गई। अच्छा, अब उसके बाद कैलकुलेट द परसेंटेज इन रेजिस्टेंस रेट। बच्चे अब इसने परसेंटेज आपने यूज करनी है रेजिस्टेंस रेट का फ्रॉम 2021 टू 2025। तो इसका मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, यस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखिए बच्चों, इसका फार्मूला ये है कि आपका जो परसेंटेज है, ठीक है, मैं पी लिख रहा हूँ, कि आपका जो ओल्ड वैल्यू, ठीक है, माइनस न्यू वैल्यू, ठीक है, न्यू वैल्यू, और डिवाइडेड बाय आपका है ओल्ड, सॉरी 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 मैंने उल्टा लिख दिया, माजरत, यहाँ पे न्यू वैल्यू आएगा, ठीक है, ये न्यू वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे ओल्ड वैल्यू, और उसके बाद डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से। तो बच्चे ये वाला फार्मूला है। ओल्ड न्यू वैल्यू आपका यहाँ पे 26 रखोगे आप लोग, ठीक है, ये 26 रखोगे, और उसके बाद आपका जो ओल्ड वैल्यू है वो 8 है बच्चों, ओल्ड वैल्यू 8 है, और उसके बाद ये ओल्ड वैल्यू 8 है, मल्टीप्लाई अभी आप 100 करोगे, तो इससे आपकी जो परसेंटेज है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। आई होप आप लोग इसको कर लोगे, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से ये 225 टाइम्स जो नहीं क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसको आप लोगों ने पुट करके आंसर निकालना है, ठीक है, और इवन ग्रुप पे मुझे भी शेयर कर देना है। अब उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन ये है कि डुअल एक्सिस लाइन ग्राफ आप लोगों ने ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर को यूज करके, और इसमें इमोक्सिलिन आपका क्या होगा, लेफ्ट वाई एक्सिस पे होगा, और रेजिस्टेंस क्या होगा आपका राइट एक्सिस पे होगा। तो अब बच्चे इसमें इमोक्सिलिन है वो आपको लेफ्ट एक्सिस पे देने को मिल रहा है, मैं पहले रेज करता हूँ। ये इमोक्सिलिन है बच्चों जो आपको इस लेफ्ट साइड पे दिखाई दे रहा है, और रेजिस्टेंस आपको वाई एक्सिस पे दिखाई दे रहा है, और इस साइड पे बच्चों आपका ये ईयर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि आपका जो इमोक्सिलिन है उसका यूजेज है, पहला यूजेज जो है ना उसका बच्चों क्या है, कि वो उसका इमोक्सिलिन का जो यूजेज है फर्स्ट, तो बच्चे वो 2021 में 14.2 है, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, किधर है, ठीक है, इमोक्सिलिन का ये वाला, कि ये बच्चे इमोक्सिलिन का 14.2 इधर है, और उसके बाद 15 के आसपास की वैल्यू है, फिर जो है ना ये समथिंग आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, अब ये 15.5 है, फिर 18 है, उसके बाद 16, फिर 15,
ठीक है, ये फिर आपका ये 16 हो जाएगा, ये 15 के आसपास आ गया। तो इस तरीके से बच्चों ये बनाई गई है। अब उसके बाद फिर आप बात कर लें मिस यूज रेट की, तो मिस यूज रेट बच्चे 12 से स्टार्ट होता है। तो सॉरी सॉरी, मिस यूज नहीं है, रेजिस्टेंस रेट है। तो ये 8 से बच्चों स्टार्ट होता है। तो ये 8 बच्चे, ये यहाँ पे 8 है, 8 के बाद मेरे ख्याल से कितना हुआ था, 8 के बाद 12 हुआ, 12 के बाद 19, 8 है, 8 के बाद बच्चों ये क्या, सॉरी मैं भूलता जा रहा हूँ, 8 है, 8 के बाद 12, तो बच्चों ये 8 है। तो उसके बाद मेरे ख्याल से ये यहाँ पे गलत है, तो इसको इधर आना चाहिए था, बल्कि ये है 8 के बाद यस, ये आपका एक बच्चों ये होगा, ये आपका 8 होगा, ठीक है, ये 8 है और ये 12 है। और उसके बाद बच्चों फिर आपका क्या होगा कि ये आपका 19 हो जाएगा, ठीक है, एक ये 19 हो जाएगा। और 19 के बाद बच्चों फिर क्या हो जाएगा, एक और आ जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे तकरीबन राउंड अबाउट यहाँ पे आएगा 24 का, और यहाँ पे बच्चों आपका आएगा 26 आएगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, इसको आप लोगों ने कट कर देना और यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर देना है, ठीक है, इधर 24 वाला पॉइंट ऐड कर देना है, बाकी ये 26 मैंने यहाँ पे आपको ड्रा कर दिया। तो आई होप ये भी बच्चों आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा जनरल बेस है, तो मैं वैसे कोशिश यही करूंगा कि ये मेरे ख्याल से मैंने स्कॉलर जो पीबीए है वहां से इसको वहां से पिक किया है, ठीक है, क्रेडिट गोज टू स्कॉलर पब्लिशर्स, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है बच्चों कि यहाँ पे आपको ये मतलब ये एक्सपेरिमेंट ये डिज़ाइन दिया गया है, कोई वो भी नहीं दिया हुआ, अच्छा खासा डाटा भी नहीं दिया हुआ, सीधा-सीधा आपको बोला जा रहा है कि फार्मूला कैलकुलेट करें, लेकिन फिर भी यहाँ से उससे रेलेवेंट डाटा नहीं दिया गया। अब उसके बाद आइडेंटिफाई द वन करेक्ट प्रैक्टिस आपने प्रोवाइड करना है। वन प्रैक्टिस मतलब जो प्रैक्टिस एक अच्छा प्रॉपर्ली मतलब एंटीबायोटिक का यूज़ है वो करना चाहिए, और उसके बाद एक वन मिस यूज़ बताना है। तो बच्चों जो वन यूज़ है वो आपको यहाँ पे भी दिखाई देने को मिल रहा है कि ऑलवेज फॉलो द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक है, हेल्थ एक क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल को आप उसकी एडवाइस को आपको फॉलो करना है। और इसका जो वन मिस यूज प्रैक्टिस है, बाकी ये सारे के सारे बच्चों ये जो दिए हुए ये रो में ये सारे के सारे इसके मिस यूज प्रैक्टिस है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है बच्चों, अब अगला है कि स्टेट वन पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वन मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक शोन इन फिगर, कि भाई एक वन पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज के अगर आप क्या करें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बच्चे मिस यूज प्रैक्टिस यही है कि एंटीबायोटिक्स को टेक करना जब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला ये, ठीक है। आप बेशक इसको यूज करें कि आप इसको ये फर्स्ट कह लें, तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया, फर्स्ट का आप इसको ए कह लें। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि मिस यूज प्रैक्टिस ऑफ एंटीबायोटिक, तो उसमें आप कह सकते हैं कि आप चले बी में इसको कर लें, ये बी यहाँ से ले लें, एक्सेट्रा। अब उसके बाद यूज टू कैलकुलेट द जो आपको मतलब ये कि यूजिंग द डाटा इन गिवन फिगर, तो ये फिगर वो कह रहे कि दिया हुआ है, इसमें आप डाटा को मतलब इस परसेंटेज को कलेक्ट करो ऑफ द एंटीबायोटिक। अब इसमें सिंपल ये है बच्चों, अगर आप लोगों को परसेंटेज फाइंड आउट करना है कि आप एक तो वही कि नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स जो मतलब हैं जो कि फ्रॉम आपके रेजिस्टेंट वाले हैं, रेजिस्टेंट वाले हैं, ये रेजिस्टेंस वाले हैं, डिवाइडेड बाय टोटल पेशेंट्स, टोटल मल्टीप्लाई भी आपका क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। तो इससे आपकी जो परसेंटेज कैलकुलेशन है वो आ जाएगी, ठीक है। तो परसेंटेज कैलकुलेशन आएगी कि नंबर ऑफ पेशेंट्स जिनमें बैक्टीरियल रेजिस्टेंस शो हो रही है, फॉर एग्जांपल आपके वाले 30 है, टोटल आपके 100 है, तो अगर आप परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं तो इस तरीके से वो 30 परसेंटेज के परसेंट क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी उन पेशेंट्स पे। अच्छा, अब उसके बाद कि नेम वन टूल और डिवाइस यूजुअली यूजुअली जो हम इस आप डाटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों वो कॉमन टूल आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर ले, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर ले, ठीक है, एक्सेल, ठीक है। अब उसके बाद अगर इसके अलावा फिर आप अगर कैलकुलेटर वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर वगैरह का भी यूज करके आप अपने जो डाटा है उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बड़ा इजी है, ठीक है। अगर फिर भी मजीद आप लोग कुछ यूज करना चाहें तो उसमें जून रीडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जून रीडर, या फिर वार्नियर कैलिपर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप यूज करना चाहें तो, ठीक है, कैलिपर। अच्छा, तो बच्चों मेजर जो चीजें हैं हमने प्रैक्टिकल जो आपका 7 और 8 है, प्रैक्टिकल सॉरी 6 एंड 7 जो है ना वो मैंने जो है ना आप लोगों को अभी समझा दी है। अब मेजर ये है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है, ठीक है, मेजर प्रैक्टिस प्रैक्टिस आप लोगों ने कंटिन्यू रखना है। अब वो प्रैक्टिस चाहे कॉलेज से हो, कॉलेज वाली बुक को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं,
स्कॉलर वाली जो बुक है बच्चे आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इवन प्रीमियर में भी अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और इवन आपको पता है गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट आप लोगों के लिए हमेशा बच्चों अवेलेबल है। गार्जियन ज़ूलॉजिस्ट आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल है, ठीक है? और इवन गार्जियन ज़ूलॉजिस्ट की बच्चों आप लोग ऑनलाइन जो क्लास है वो भी आप लोग जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? ऑनलाइन क्लासेस भी आप लोग जॉइन कर सकते हैं, ओके? और हमारी वही 9th और 10th की जो सेशन है बच्चे वो भी स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की भी इंशाल्लाह हो जाएगी। और सेकंड बच्चों जो सेकंड एनुअल बच्चे हैं, जो सेकंड एनुअल में तैयारी करना चाहते हैं, सेकंड एनुअल वाले बच्चे भी आप राब्ता कर सकते हैं। उनकी बच्चे जो सेपरेट क्लास है इंशाल्लाह वो हम स्टार्ट करेंगे। तो सेपरेट क्लास उनके लिए बच्चों हम स्टडी करेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नंबर हमारा 03094406 718 बच्चे इस नंबर पे आप लोग राब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।